स्टार्ट करिए। हो गया बच्चों, आज हम फिजिक्स के लेसन का रिवीजन करेंगे जो 4 हैं आपके सिलेबस में। पहला लेसन है इसमें का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा है मानव नेत्र तथा रंग का संसार। तीसरे नंबर पे विद्युत है विद्युत और चौथा है विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय प्रभाव। बुक में जो इस लेसन की नंबरिंग है वो लेसन 9, 10, 11, 12 है। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले ये बताइए बच्चों, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो वस्तुओं को देखने योग्य बनाती है, दृष्टिमान बनाती है। अगर मान लीजिए इस कमरे में अभी अंधेरा कर दिया जाए तो आपको कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। फिर इसके बाद है प्रकाश की किरण क्या होती है। तो प्रकाश की ऊर्जा जिस रेखा के माध्यम से चलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। इसके बाद हमारे सिलेबस में जो मेन है वो है परावर्तन तथा अपवर्तन। क्योंकि हम प्रकाश की बात कर रहे थे तो वो बताना जरूरी था कि होता क्या है। अब हम आते हैं दर्पण पे। अगर हमने कोई पारदर्शी प्लेट ले ली और उसकी एक तरफ हमने उस पर पेंट कर दिया पीछे पॉलिशदार, तुमने देखा होगा जिस मिरर में तुम लोग अपना चेहरा देखते हो उसके पीछे ब्राउन कलर का पॉलिश हो रही होती है। उसी पॉलिश की बात हो रही है कि अगर किसी कांच की समतल प्लेट पर एक पारदर्शी प्लेट है उस पर एक तरफ हमने पॉलिश कर दें तो जो हमें दर्पण प्राप्त करना होता है वो कौन सा कहलाता है? समतल दर्पण। ठीक। इसके अलावा दो तुम्हारे सिलेबस में जो है 2 गोलीय दर्पण भी हैं। तो गोलीय दर्पण कैसे मिलते हैं? जैसे तुमने बच्चों 2 रुपए वाली वो प्लास्टिक की बॉल आती है, वो देखिए वो प्लास्टिक की होती है। अगर उसी तरीके से कांच की एक खोखली बॉल ले और सिर्फ कट कर दें तो हमें 2 ट्रांसपेरेंट कांच की बॉल्स मिल जाएंगी। अब एक इस तरीके से मिलेंगी, है ना। एक बार उस पर पॉलिश बाहर की तरफ कर दी जाती है और अंदर की तरफ से देखा जाएगा, जैसे चम्मच में जिसमें से हम खाते हैं जिस तरफ से। तो वो जो दर्पण प्राप्त होता है उसे तो हम कहते हैं अवतल दर्पण। और अगर अंदर पॉलिश कर दें और इस तरफ से देखें तो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। तो यानी कि सीधी चम्मच में अगर देखेंगे तो अवतल दर्पण में देखते हैं और अगर उल्टी चम्मच में देखेंगे तो उत्तल दर्पण में देखते हैं। क्लियर है? दर्पण समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरण का किसी माध्यम में किसी पॉलिशदार तल से टकराकर, ये मैंने दर्पण बना दिया, ठीक है। दर्पण बनाकर इस पर एक लंबी खींच देंगे। इस तरीके से इस पर प्रकाश की किरण आपतित हुई और इसी माध्यम में टकराकर क्या हुआ? इसी माध्यम में वापस हो गई। तो ये जो लाइन खींची थी इसे क्या कहते हैं बच्चों? अभिलंब। और जो किरण आपतित हुई थी प्रकाश की उसे कहेंगे आपतित किरण, यानी कि गिरने वाली किरण। और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो प्रकाश की किरण का किसी समतल पृष्ठ से या पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना जो होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसके 2 नियम होते हैं, परावर्तन के नियम होते हैं 2। पहला नियम क्या कहता है? पहले नियम के अकॉर्डिंग आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में मतलब एक ही पॉइंट पर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड पॉइंट होता है, सेकंड नियम होता है इसका कि आपतित किरण इससे अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी उसे कहते हैं परावर्तन कोण। इसे आप से पूछते हैं। तो इस नियम के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, यानी कि जिस एंगल से
ये उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये कोण हमेशा बराबर होंगे। समझ में आई ये? इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं इनके उपयोग क्या क्या होते हैं। प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। फिर तुम्हारी सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण के उपयोग। कहाँ उपयोग होते हैं इन दोनों दर्पण के, ये मैं लास्ट की 2 क्लासों में भी बता चुकी हूँ। उत्तल दर्पण के 2 याद कर लो, 2 अवतल दर्पण के याद कर लो। उत्तल दर्पण कहाँ यूज होती है बच्चों? उत्तल दर्पण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो ट्रक ड्राइवर वगैरह होते हैं, ये कार के ड्राइवर हैं, उनकी जो साइड मिरर होता है उसमें यूज होता है। ठीक है, और सेकेंडली इसका कहाँ यूज होता है? जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स होती है, लैंप के बाहर जो मतलब बल्ब लग रहा है उसके बाहर जो लैंप लगाएंगे उसमें कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, जिससे कि वो प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा परावर्तित कर दे। तो इसके 2 यूज ये हो गए, एक तो साइड मिरर में और एक स्ट्रीट लाइट में। जबकि अवतल दर्पण के 2 यूज कहाँ होते हैं? एक तो ENT वाले डॉक्टर्स यूज करते हैं चेकअप में, और एक जो बार्बर्स होते हैं, नाई जो होते हैं कॉफी शॉप पर हजामत मतलब सेविंग करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और अवतल दर्पण को हेडलाइट में भी यूज करते हैं। इसके बाद गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इसकी प्रतिबिंब बनाने की 6 कंडीशंस होती हैं वो रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको पहले उनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ होगा, और उन्हें ध्यान से अगर आप इमेजेस की कंडीशंस पढ़ेंगे तो आप बहुत आराम से बना लेंगे। तो गोलीय दर्पण में सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताओ इसका P क्या होता है? जैसे मान लो ये मैंने कौन सा दर्पण बना रही हूँ, ये कौन सा दर्पण है पहले ये बताइए? अवतल दर्पण। सीधा सीधा हिसाब है, चम्मच सीधी है ना, तो अवतल दर्पण। अब इसका जो ये द्वारक होता है, यानी कि जो हमने बॉल ली थी, ठीक है, उसकी जो चाप आया है ना, उसका मध्य बिंदु जो होगा, द्वारक का मध्य बिंदु जो होगा वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ठीक, और ये जो बॉल थी ना, ये इसका बीच में कहीं एक सेंटर होगा, तो वो जो होता है वो कहलाता है दर्पण का वक्रता केंद्र। इसे C से लिखते हैं। अब अगर हम वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दें तो हमें एक सीधी रेखा मिलेगी इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों? मुख्य अक्ष। तो दर्पण के द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है गोलीय व्यास का, उसे ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होते हैं उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, C से लिखते हैं। और CP को मिलाकर जो सीधी रेखा खींची जाती है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है यहाँ तक? अच्छा ये बताओ CP फिर क्या होगी? अगर परिधि से किसी बिंदु केंद्र को, परिधि के किसी बिंदु को केंद्र से मिला दें तो जो रेखा प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? मैथ के स्टूडेंट कितने बच्चे हैं बताओ? क्या कहते हैं? केंद्र को परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो यहाँ वक्रता केंद्र की बात चल रही है, तो जो हमें ये जो CP आई है, डिस्टेंस ये जो आएगी, इसको क्या कहेंगे हम? वक्रता त्रिज्या, और कैपिटल R से शुरू करते हैं। ठीक है, तो CP क्या हो गई हमारे पास? वक्रता त्रिज्या। समझ में आ गया बच्चों ये? अब मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को परावर्तन के पश्चात क्या करता है? उस बिंदु से होकर निकालता है। ठीक है, तो वो बिंदु क्या कहलाता है? या तो उस बिंदु से परावर्तन के दर्पण से परावर्तित होकर उस बिंदु से निकल कर जाएगी, या ऐसा प्रतीत होगा कि उस बिंदु से निकल कर मतलब आ रही है उस बिंदु की तरफ से। तो वो जो बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? फोकस, दर्पण का फोकस। तो जितनी दूरी पर ये होता है उतनी दूरी पर यहाँ पर कहीं इसका F आता है। ठीक है, दर्पण का फोकस। क्या बताया मैंने? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु से निकलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी दर्पण का फोकस कहते हैं। अब PF क्या हो जाएगा बच्चों? PF को क्या कहेंगे फिर? दर्पण की फोकस दूरी। अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, इस पे 2 नंबर में न्यूमेरिकल भी आ जाता है। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या होता है बच्चों? फोकस दूरी को किससे लिख रहे थे? F से। ये तो मैंने डायग्राम में बताया, शो करा, बस इसे स्मॉल f से बताते हैं। ठीक है। और वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? r। ठीक है, यही होता है F बराबर r/2। तो सपोज आपको दे दिया 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कितनी हो गई? F कितना है? 15, तो इधर लेंगे 15 दूनी 30, तो वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर। या अगर आपको दे दिया 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो 30 का आधा कर देंगे। ठीक है, यानी कि F निकालना है तो आधा करेंगे, और अगर वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो दुगना करना चाहिए। ठीक है, हाँ सर। बता दीजिए इसको। बता मैं बता रही है, थोड़ा ऊपर बता बता। नेक्स्ट है दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र। ये होता है 1/f = 1/v + 1/u, जहां v क्या होता है? f तो क्लियर है, फोकस दूरी हो गई। v क्या होता है? दर्पण की ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या होता है? दर्पण के ध्रुव यानी कि p से वस्तु की दूरी। और f क्या होता है? दर्पण की फोकस दूरी। तो प्रतिबिंब से दूरी को बच्चों किससे लिखते हैं? v से,
और वस्तु की दूरी को u से। तो अगर हमें रेखीय आवर्धन m निकालना हो m का फार्मूला होता है, एक अनुपात होता है v/u, या v किसकी थी? प्रतिबिंब की, तो इमेज हो गया, और u क्या है? वस्तु की दूरी, तो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये एक अनुपात होता है रेखीय आवर्धन, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। उतार लीजिए यहाँ तक। अच्छा, प्रतिबिंब जब सीधा बनता है तो कैसे क्या कहते हैं उसे? आभासी, और जब उल्टा बनता है तो वास्तविक। ठीक है, और अगर जब हमें इसके तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करी होगी मैथ्स के स्टूडेंट ने सबने, है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारी चिन्ह परिपाटी होती है ना, जैसे, ठीक है, तो इधर की तरफ प्लस देंगे, इधर की तरफ माइनस, ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। तो अगर m प्लस का आ रहा है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, यानी कि सीधा बन रहा है। सीधा कैसा हो गया? आभासी। और अगर माइनस का तरफ आ रहा है, m का मान माइनस आ रहा है, तो इसमें क्या हो गया? प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ठीक, तो प्रतिबिंब वास्तविक हो गया। मैं दोबारा ऐसे खड़े वीडियो बन रही है, ये मुरादाबाद नहीं है, ऑफ है, रिकॉर्डिंग है, अभी चल कहाँ रही है? चल टाइमिंग तो है, टाइमिंग इनका सेट नहीं है ना, रिकॉर्डिंग चल रही है। ऐसे क्यों ये आएगा रिकॉर्डिंग चल रही है। टाइमिंग पर नहीं हमें ये तो ये आएगा नहीं, क्लास में खाली है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं लेंस पर। जूम करूँगा, जूम नहीं करूँगा, जब तो ये आएंगे तो एम की जी खाली है, ये सब जो भी आ रहा है इसमें जो लिखा हुआ है वो आ रहा है, इस बात का हाँ शादी हो गई। चीजें कुछ नहीं रह रही, मैडम की कॉल आ रही है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, ठीक है, दो पृष्ठ में, हेलो, या तो वो दोनों गोलीय हो सकते हैं, या एक गोलीय और एक समतल भी हो सकता है। ठीक, इस तरीके से भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। मेक इट बैठ जाओ, बैठ करके ये पीछे अंजलि पीछे तो दो पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। तो ये दोनों पृष्ठ जो हैं दोनों गोलीय भी हो सकते हैं, या एक गोलीय और एक समतल भी हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हारे सिलेबस में जो है दो तरीके के लेंस है, एक है उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। लेंस कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। तो उत्तल लेंस का इस तरीके से होता है, किनारों पे पतला बीच में मोटा, और अवतल लेंस किनारों पे मोटा और बीच में पतला।
वाला रफ पड़ गया पीछे ब्लैक कलर रेड बस रेड बना के हेलो हाँ जी मैम हेलो बस ये लास्ट है हाँ उत्तर लेंस को बच्चे क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन बहुत आता है 2 नंबर में, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? आता है ना? या अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो उत्तर लेंस का ये गुण होता है कि इसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को, सबसे पहले तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, इस तरीके से इसकी मुख्य अक्ष बना दी और एक वर्टिकल लाइन खींची, तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है उसे वैसे बनाने में तो हो गया प्रकाशिक केंद्र। और प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु होता है जिससे लेंस से अपवर्तन के बाद कोई भी प्रकाशित किरण जो होती है सीधे निकल जाती है, उससे अपवर्तन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सीधे निकल जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें जो होती हैं उत्तल लेंस में लेंस से टकराई और अपवर्तित होकर एक ही बिंदु पर मिल जाती है। यानी कि इसका क्या गुण होता है कि ये अपने मुख्य अक्ष के समांतर सभी प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर अभिसरित कर देता है। अभिसरित का मतलब होता है मिला देता है, तो इसी कारण से अभिसारी लेंस कहते हैं। और ये जो फोकस होता है इसका, लेंस के केस में 2 फोकस होते हैं, ये इसका द्वितीय फोकस है और इसका इधर की तरफ प्रथम फोकस आता है, लेकिन इसका द्वितीय फोकस इस उत्तल लेंस में मुख्य फोकस कहलाता है। और अवतल लेंस में क्या होता है, ये इसका थोड़ा सा उल्टा बना देंगे चित्र, जैसे समांतर आपतित किरणें जो इन्होंने फैला देगा इस तरीके से। डेट का आया था फिर डेट का नाम चाहिए, डेट जो दूसरा वाला उसमें नहीं था वो पेपर इस तरीके से फैला देता है, जो पीछे जाने पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे इसका फोकस कहते हैं। और ये क्योंकि फैला रहा है, यानी कि फैलाने को क्या कहते हैं संस्कृत में अपसरित करना, तो इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी, और इसे क्या कहेंगे अभिसारी। क्लियर? इसकी भी प्रतिबिंब के बनने की 6 कंडीशन है। किरण एक इससे निकल जाती है और एक फोकस से होकर जाती है। 2 चीजें पता होनी चाहिए, 6 कंडीशन आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। वो बनानी नहीं है आपके सिलेबस में हट गई है, खाली उसका यूज आता है। जैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया तो वो सब आप जल्दी पढ़ लीजिएगा और बना के देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है इसके बाद इसमें लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, या इसे लेंस का सूत्र भी कहते हैं। फोकस दूरी का सूत्र कह लीजिए, लेंस का सूत्र कह लीजिए, एक ही बात है। ये होता है 1/f = 1/b - 1/u। इसके लिए भी चिन्ह परिपाटी जो यूज करेंगे, जो मैंने पहले बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली, वही यूज करेंगे।
रेखीय आवर्धन इसका भी इसी की तरह निकालेंगे, m बराबर v/u या I/o। अब हम आते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सीधी ना निकलकर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, या तो अवलंब की तरफ झुकती है या अवलंब से दूर चली जाती है। अगर पहला माध्यम विरल है और दूसरा सघन है तो अवलंब की तरफ झुकेगी, और अगर पहला माध्यम सघन दूसरा विरल है तो अवलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, और विरल और सघन को पता होंगे, जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी ज्यादा होगी तो माध्यम ले रखे हैं, तो कंपेयर में जिसकी ज्यादा दूरी है दूर है वो विरल होगी और जिसके पास पास है वो सघन होगी। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके भी दो नियम होते हैं, नियम इसके भी दो ही हैं जैसे वहां थे। पहला नियम क्या है, उसी की तरह है, बस उसमें परावर्तित की जगह क्या आ जाएगा, अपवर्तित आ जाएगा, है ना। उसको परावर्तित किरण थी, इसमें अपवर्तित किरण, तो यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड पॉइंट को, सेकंड नियम जो है वो कभी-कभी अलग से भी आ जाता है, इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, स्नेल का नियम। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपतन कोण के साइन I और अपॉन अपवर्तन कोण के साइन R का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब बच्चों अगर हमें 2 and 1 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 1 and 2 दे रखा है तो 1/1 and उसको उल्टा कर देंगे, वो निकल आता है। ठीक है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 and 2 है, और हम इसको उल्टा कर दें, माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, तो वो इसका उल्टा हो जाता है। ठीक, बाद हम आते हैं नेक्स्ट लेसन पे। अगला लेसन इसकी अगली क्लास में बताया जाएगा।